Hello students, welcome to the discussion of CARO 2016, Companies Auditors Report Order 2016. This is a fresh video being shot for students having their attempt in November 21, now December 21. Because as per institute's notification, November 21/December 21 CA final and CA inter audit students, they have CARO 2016. अर्लियर उन्होंने अपनी बुक में कारो 2020 प्रिंट किया हुआ था, लेकिन कारो 2016 को फॉलो करने के लिए बोला गया है. सो दिस वीडियो विल हेल्प इंटर सीए स्टूडेंट्स, विल ऑल्सो हेल्प फाइनल सीए स्टूडेंट्स, बिकॉज फाइनल सीए में भी आपको इंटर लेवल तक के क्वेश्चंस का भी पता होना जरूरी है. हाँ, अगर आप इंटर सीए के स्टूडेंट हो देन इन दैट केस कुछ यहां पे एडवांस लेवल के डिस्कशंस आएंगे जो आपके लिए रेलेवेंट नहीं होंगे, जो मैं वीडियो में क्लियरली आपको स्पेसिफाई करके दे दूंगा. But this video is going to serve inter CA as well as final CA students, whether you are from new course or old course. All right, so look at this. First of all, what is CARO 2016? दोस्तों, CARO 2016 समझ लो एक स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन आंसर है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं. हमें मींस आई एम एन ऑडिटर. तो अगर हम कंपनी के ऑडिटर हैं देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दे हैव आस्क्ड सम क्वेश्चन जिसका हमें आंसर करना है. As simple as that. So it is an additional reporting requirement which is prescribed by MCA. But Ministry of Corporate Affairs को ये पावर कहां से मिलता है? As per section 143 subsection 11 of Companies Act 2013, जहां पे ये clearly लिखा गया है that central government has a power in consultation with National Financial Reporting Authority to prescribe a statement by an order on which auditor needs to report. Yes, sir. ओके, सो दोस्तों ये होता है हमारा ऑडिट रिपोर्ट. इसके ठीक पीछे एज एन एनेक्शर तो पता है ना, पर मैं कुछ अज्यूम नहीं करता इसलिए डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखा रहा हूं. ऑडिट रिपोर्ट, उसके ठीक पीछे एज एन एनेक्शर लगता है स्टेटमेंट ऑफ कारो 2016. इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्लॉजेस, देयर आर 16 क्लॉजेस, यानी 16 क्वेश्चंस पूछे हैं जिसके ऊपर ऑडिटर को आंसर करना है. इसमें मेन पढ़ाई 3 चीजों की होती है. एक, सबसे पहले कारो 2016 का स्टेटमेंट किसको एप्लीकेबल है, विच कंपनीज ऑडिटर नीड टू फॉलो द स्टेटमेंट ऑफ कारो, तो वो जरा डिस्कशन करेंगे. सेकंड, कारो 2016 के जो 16 क्लॉजेस हैं उसमें क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है उसका डिस्कशन होगा. Exactly what are the questions asked by Ministry of Corporate Affairs and what are the answers that we are supposed to provide, how we are supposed to report, इसका डिस्कशन है. एंड थर्ड डिस्कशन इज अबाउट, वो लोग खुद आपको क्वेश्चन पेपर में क्लॉज प्रिंट करके दे देंगे. नॉर्मली ये फाइनल से लेवल पे होता है, इंटर पे ऐसा ज्यादा देखने नहीं मिलता. सो दे विल देमसेल्व्स प्रिंट द क्लॉज इन द क्वेश्चन पेपर कि एज पर क्लॉज 5 ऑफ कारो ये आपको रिपोर्ट करना होता है. फिर आपको प्रैक्टिकली पूछेंगे कि इसके अंदर रिपोर्ट करने के लिए व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड. तो फिर वो पर्टिकुलर क्लॉज में आप कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करोगे, कौन सी टेक्निक्स यूज करोगे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू विल वेरीफाई एंड फॉर्म अ कंक्लूजन टू रिपोर्ट अंडर दैट क्लॉज. ऐसे 3 कैटेगरीज के अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं. इंटर सीए लेवल पे फर्स्ट एंड सेकेंड कैटेगरी एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ये ही ज्यादा फेमस है. मैं आपको इंटर सीए के पेपर्स भी दिखाऊंगा. फाइनल सीए लेवल के लिए तीनों हैं. सो वट एवर इज आस्क्ड एट इंटर सीए इज ऑल्सो रेलेवेंट फॉर फाइनल सीए. सो द होल वीडियो स्टेज रेलेवेंट फॉर फाइनल सीए, वेयर एज फ्यू पार्ट्स ऑफ द वीडियो मे नॉट बी रेलेवेंट फॉर इंटर सीए, विच आई विल आइडेंटिफाई. ऑलराइट, ये देखो किया ना यहां पे, मोर इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल सीए. दोस्तों, एक बहुत ही बोल्ड और हाईलाइट होके आए इस तरीके से एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैंने, दैट इफ योर अटेम्प्ट इज May 22 ऑनवर्ड्स देन इन दैट केस थोड़ा रिलैक्स रहना. कारो 2016 को बाय हार्ट करने के पीछे इस वक्त मत पड़ना, बिकॉज इट इज पॉसिबल कि कारो 2020 आपको एप्लीकेबल हो जाए, बिकॉज इंस्टीट्यूट की ओरिजिनल बुक्स में तो अभी भी वही है. एंड सिर्फ नवंबर 21 दिसंबर 21 के लिए दे हैव सेड कारो 2016. एंड इट इज पॉसिबल शायद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आगे जाके कुछ चेंजेस लाए कारो के स्टेटमेंट में, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्कशंस गोइंग ऑन दैट. सो आई वुड रिक्वेस्ट May 22 अटेम्प्ट ऑनवर्ड स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत कुछ और पढ़ाई करने के लिए. सो इन दैट केस प्लीज एंश्योर दैट आप कारो की पढ़ाई कब करो, जब आपका अमेंडमेंट लिस्ट या आपकी आरटीपी लिस्ट इज वेरी क्लियरली आउट. ऑलराइट, उसके बाद स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ कारो,
दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2016। कारो 2016 का एप्लीकेबिलिटी कुछ इस तरीके से दिया गया है दैट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग, यानी कि कौन सी कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है, दे हैव गिवन द एक्सेप्शन लिस्ट ओवर हियर, लुक एट दिस। Order applies to every company, including a foreign company as defined under Companies Act. However, it specifically exempts the following classes of companies. That means ये कंपनीज को कारो एप्लीकेबल नहीं है। ये कंपनीज को कारो क्यों एप्लीकेबल नहीं है? बिकॉज कुछ कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका बिजनेस का स्टाइल ही अलग है, नेचर ऑफ ऑपरेशंस अलग है, उनके रेगुलेटर्स अलग हैं, एंड उनके रेगुलेटर्स ने ऑलरेडी कुछ ऐसे कारो टाइप स्टेटमेंट्स अलग से प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, जैसे बैंकिंग कंपनी। अब ऑडिट ऑफ बैंक्स का चैप्टर इंटर सीए में भी है एंड इट इज ऑल्सो देयर एट फाइनल सीए लेवल। इन अंडर ऑडिट ऑफ बैंक्स चैप्टर देयर इज वन कंसेप्ट कॉल्ड एज LFAR, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, विच इज नथिंग बट एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब बाय RBI। तो इसलिए उनको कारो एप्लीकेबल नहीं है। अंडरस्टूड दिस। इंश्योरेंस कंपनी, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस फाइनल सीए लेवल पे, पर इंटर के बच्चों को भी एटलीस्ट ये जान लेना जरूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी को उनके जो ऑडिटर होते हैं उनको एज पर शेड्यूल C टू IRDA रेगुलेशंस रिपोर्ट करना होता है, यानी कि उनका बेसिकली रिपोर्टिंग स्टेटमेंट एक अलग है। दैट इज व्हाई इंश्योरेंस कंपनी को कारो इज नॉट एप्लीकेबल। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी दिख रहा है यहां पे? नहीं। तो बेटा आप ऐसा लॉजिक लेके मत चले जाना एग्जाम में कि जो भी कंपनी का अलग से एक्ट है उनको एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। ये बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को इसलिए अलग से एक्सक्लूड किया गया है because they have their respective regulators who have issued separate statements of caro. Okay, so 1% कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, मोस्ट ऑफ द कंप्लायंसेस से उनको एग्जेम्पशन दिए गए हैं। दैट इज व्हाई हियर वी सी दैट ऐसी छोटी छोटी कंपनीज के ऊपर ज्यादा कंप्लायंस कॉस्ट नहीं डालते, दैट इज व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल। कंपनीज लाइसेंस टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, you know, licensed for charitable purpose. And a private limited company satisfying all of the below given conditions. All right, so ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो नीचे दी गई तीनों की तीन कंडीशन, ऑल द 3 कंडीशंस जो सेटिस्फाई कर दे, सिर्फ ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को यहां पे एक्सेप्शन है। 3 कंडीशन तो मैं पढ़ा दूंगा बेटा आपको, बट तीनों कंडीशन को जब एक साथ देखोगे तो यू विल रियलाइज बेसिकली they are not interested in such private limited companies जिनका इकोनॉमी पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है। तो जो स्मॉल साइज्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है उनको यहां पे एग्जेम्प्ट किया गया है। ऑलराइट, यस। सो लुक एट दिस। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्वेश्चन आया तो आप लेयर बाय लेयर क्या चेक करोगे, वैसे ही टेबल बनाया गया है। फर्स्ट, ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए which is neither a subsidiary nor a holding of a public company, यानी पब्लिक कंपनी की ना तो सब्सिडरी होनी चाहिए ना तो होल्डिंग। सिर्फ सब्सिडरी नहीं लिखा है, बिकॉज काफी बच्चे सिर्फ इतना याद रखते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, वो तो डीम्ड पब्लिक कंपनी मानी जाती है, इसलिए शायद वो बड़ी हो जाएगी। इसलिए आप ना इतना सारा पीछे का वर्किंग मत करो, आप इतना याद रखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी which is neither a subsidiary nor a holding of a public company. तो that is the first step. Second step, यानी कि उसके बाद ये conditions भी देखनी है। All right, and having, अब बेटा जैसे मैं नॉर्मली न्यूमेरिकल लिमिट्स पढ़ाता हूं, मैं हमेशा न्यूमेरिकल लिमिट्स को what, when, how much, ये 3 में सेग्रीगेट कर देता हूं, व्हाट, व्हेन, हाउ मच। बिकॉज काफी बार बच्चे का ध्यान सिर्फ फिगर पे होता है, फिर वो देखता नहीं एग्जैक्टली क्या लिखा है। पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है कि पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखा हुआ है, या उसमें कुछ प्लस माइनस करना है, उस पर ध्यान ही नहीं देता है। फिर बच्चा और चीज पे भी ध्यान नहीं देता कि भाई ये कब देखना है, व्हेन, ये साल का देखना है फिगर, लास्ट ईयर का देखना है, लास्ट 3 साल का देखना है, कभी का देखना है। बिकॉज अगर आप लॉ, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, बिकॉज अगर आप लॉ, ऑडिट, ये सब ये दोनों सब्जेक्ट्स को अगर कंबाइन करोगे तो काफी सारी एप्लीकेबिलिटी के सेक्शंस है। सो इट इज माय रिक्वेस्ट कि आप व्हाट, व्हेन, हाउ मच इस तरीके से सेग्रीगेट करके एप्लीकेबिलिटी के सेक्शन की नोट्स बनाओ, सो इट विल हेल्प यू अलॉट। ऑलराइट, सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज नाइदर अ सब्सिडरी नॉर अ होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी, दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई होना चाहिए।
All right, and having first paid up capital and reserves and surplus नॉट मोर देन ₹1 करोड़। बेटा ये एक्सेप्शन है ना, तो रेस्ट्रिक्टिव लैंग्वेज में लिखा है नॉट मोर देन ₹1 करोड़, यानी 1 करोड़ के ऊपर गया पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन दैट केस कारो विल बिकम एप्लीकेबल। ऑलराइट, कब देखना है? एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, मतलब जो साल का ऑडिट कर रहे हो वो साल का बैलेंस शीट डेट। अंडरस्टूड इज व्हेन दे से एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, लास्ट ईयर का बोला नहीं। सो जो साल का ऑडिट चल रहा है वो साल का। बेटा जब भी आप जैसे देखो पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेट अस से कि मैंने आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, सिर्फ इसके ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया कि पेड अप कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है। अब मैं आपके अकाउंट्स के प्रोफेसर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आपने जहां कहीं भी कंपनी फाइनल अकाउंट्स पढ़ा हो एंड नेचुरली आपने शेड्यूल 3 का पढ़ाई किया होगा। सो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो भी पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, वही वर्किंग आपको यहां पे करना है। बिकॉज नेचुरली ऐसा फिगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देखे जाएंगे एंड कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इट इज प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जैसे भी डिवीजन एप्लीकेबल हो एएस और इंड एएस, वैसे आपको देखना है पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो मैं यहां पे क्या ऐड करना है क्या माइनस करना है वो पूरा वर्किंग नहीं बना रहा हूं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दैट इन कंपनी फाइनल अकाउंट्स। ऑलराइट, तो आप अपनी कंपनी फाइनल अकाउंट्स की नोट्स लेके देख लो, वही तो है। बट मेरा ये बताना जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। टोटल बोरिंग्स, अच्छा एंड दूसरा कंडीशन है बेटा, total borrowings from any bank or financial institution, total borrowings from any bank or financial institution not more than ₹1 crore, it should not exceed ₹1 crore, total borrowings from any bank or financial institution। मतलब दो कंडीशन तो हो गई, 1 करोड़ 1 करोड़ दोनों में, एक में पेड अप कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड सेकंड में टोटल बोरिंग्स फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैं बार बार टोटल बोरिंग्स पे इतना क्यों ऐसा मतलब 3-3 4-4 बार बोल रहा हूं, दोहरे पड़ रहे मुझे? नो स्टूडेंट्स, अगर आप इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई की एप्लीकेबिलिटी देखो, वहां पे भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक्सेम्पशन है एंड वहां पे टोटल बोरिंग्स के फिगर में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बॉडी कॉर्पोरेट तीनों इंक्लूड किया गया है। रोटेशन में देखो तो यू हैव बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंटरनल ऑडिट में देखो एप्लीकेबिलिटी तो फिर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आईएफसी एफआर मतलब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स में देखो तो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बॉडी कॉर्पोरेट। यहां पे देखो तो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सॉरी, आपको अच्छा लगे इसलिए मैं वीडियो में सिर्फ सिंपल बातें नहीं करूंगा। जो कंट्रोवर्सी हो सकती है वो कंट्रोवर्सी समझाना जरूरी है, जो एग्जाम में डिफिकल्ट आ सकता है वो समझाना जरूरी है, ताकि एग्जाम में आराम से आपका मोमेंट जाए। सो इट इज अगेन वन मोर टाइम माय रिक्वेस्ट, जब भी एप्लीकेबिलिटी पढ़ो तो एक फुल स्केप पेपर ले लो और सारे एप्लीकेबिलिटी के सेक्शन एक ही 2-3 शीट में लिख लो एंड यू विल हैव टू रिवाइज इट ऑन द डे ऑफ एग्जाम्स कि इसमें क्या कंसिडर करना है। लुक एट दिस, टोटल बोरिंग्स फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉट मोर देन ₹1 करोड़ एंड लुक एट दिस, oh ho at any point of time during the financial year, now when they say at any point of time during the financial year, यानी कि मतलब जो ईयर अंडर ऑडिट चल रहा है वही साल का देखना है। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब बीच में साल में कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 करोड़ के ऊपर चला गया, then in that case कारो 2016 will become applicable। Am I clear with this? Yes sir। समझो कि साल के बीच में कहीं पे 1.5 करोड़ हो गया एंड ईयर एंड होते होते बोरिंग्स का रीपेमेंट हो गया एंड ईयर एंड की पोजीशन है 80 lakhs, फिर भी कारो विल बिकम एप्लीकेबल बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट वेंट अबाउ ₹1 करोड़। यस सर। एंड टोटल रेवेन्यू देखो बेटा, इंटरनल ऑडिट का सेक्शन देखोगे तो टर्नओवर वर्ड यूज किया है। ओ माय गॉड, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की एप्लीकेबिलिटी में जो एग्जामिशन दिया वो देखोगे तो टर्नओवर वर्ड यूज किया है एंड यहां पे देखो तो टोटल रेवेन्यू वर्ड यूज किया गया है। When they say total revenue, it will include revenue from operations plus other income also. Look at this, as disclosed in Schedule 3, including revenue from discontinuing operations. यानी कि total income means genuinely total income. Understood this? Yes. Not more than ₹10 crore.
during the financial year as per the financial statements. So 1 crore, 1 crore, 10 crore, सब करोड़ में है, लैक्स में कुछ नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। इसमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, then in that case CARO 2016 will become applicable. I hope I am clear with this. Yes sir. किसके लिए बात कर रहे थे? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। इसका मतलब बेटा, अगर आपको एग्जाम में बैंकिंग कंपनी या लेटर से इंश्योरेंस कंपनी या 1% कंपनी या ऐसा कुछ भी आया, देन इन दैट केस तो वी आर वेरी क्लियर, या सेक्शन 8 वाली कंपनी, कि उसमें कोई कंडीशंस नहीं देखनी है। नो, वी आर वेरी क्लियर दैट CARO 2016 इज नॉट गोइंग टू बिकम एप्लीकेबल ओवर देयर। बट अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आए तो आपको थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू derive the applicability. First, it should not be a subsidiary or a holding of a public company, and it should satisfy all of these conditions. ये conditions को ऐसे ही पढ़ो, इससे ज्यादा कोई शॉर्टकट यूज मत करो। ऑल राइट, यस सर, ओके। दोस्तों, इसका मतलब अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऐसा कुछ आया तो मतलब बहुत सिंपल हो जाएगा, दैट CARO is applicable, not a problem at all. Okay. When we talk about applicability of CARO 2016 for consolidated financial statements, ये बहुत clearly बताया गया है that CARO 2016 is not applicable for audit report of consolidated financial statements. इसका मतलब क्या हो बेटा? ये लाइन को उसके सही मायने में समझना जरूरी है। Let us say that you are an auditor of X Limited and X Limited is holding 5 subsidiaries. तो एक्स लिमिटेड 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी एक तो खुद की पोजीशन और दूसरा कंसोलिडेटेड पोजीशन। ये तो इंटर ये फाइनेंस, ये दोनों स्टूडेंट्स को पता है ये चीज। पर आप अगर ऑडिट कर रहे हो एक्स लिमिटेड का, तो इसके ऊपर एक अलग ऑडिट रिपोर्ट बनेगा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एक अलग ऑडिट रिपोर्ट बनेगा। यस, ओके बेटा, ये जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एक अलग ऑडिट रिपोर्ट बनेगा, उसके पीछे तो CARO का एनेक्शर होगा, बिकॉज एक्स लिमिटेड तो पब्लिक कंपनी है ना यहाँ पे। तो एक्स लिमिटेड बोला मतलब ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू टेक इट दैट इट इज अ पब्लिक कंपनी, तो उसके पीछे तो CARO का एनेक्शर लगेगा। आर यू क्लियर विद दिस? यस। लेकिन जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पोजीशन है, यहां पे जो ऑडिट रिपोर्ट बनेगा, इसके पीछे CARO का एनेक्शर नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक्स लिमिटेड को CARO एप्लीकेबल नहीं, एक्स लिमिटेड के जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट होगी, उस पे 100% CARO का स्टेटमेंट आएगा। बट एक्स लिमिटेड के जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, उसके पीछे एनेक्शर CARO का नहीं आएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस? यस। एक और बात क्लियर करनी है जो मैंने ब्रांच ऑडिट में पढ़ाई थी, बट आई जस्ट वांट टू क्लियर इट, कि अगर ऑडिट ऑफ एक्स लिमिटेड मिस्टर ए कर रहा है एंड ऑडिट ऑफ एक्स लिमिटेड ब्रांच मिस्टर बी कर रहा है, तो मिस्टर ए नेचुरली CARO इज एप्लीकेबल, तो वो तो CARO का स्टेटमेंट बनाएगा ही। लेकिन CARO के जितने भी क्लॉजेस हैं, उसका जो ब्रांच लेवल पे ऑडिट करना है, दैट विल बी डन बाय मिस्टर बी। तो मिस्टर बी, आपको तो पता ही है, एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा जो वो मिस्टर ए को सबमिट करेगा, ब्रांच ऑडिटर। उसके पीछे बेटा CARO का एनेक्शर भी होगा, लेकिन उसने कितना चेकिंग किया होगा? सिर्फ ब्रांच लेवल पे जो रिकॉर्ड्स है उसका, मतलब ऑल ऑफ दिस क्लॉजेस ही वुड हैव चेक्ड टू द एक्सटेंट इट वाज रिलेटेड टू दैट कंसर्न्ड ब्रांच। सो इफ CARO इज एप्लीकेबल टू द कंपनी, CARO इज आल्सो एप्लीकेबल टू द ब्रांच ऑडिटर। बोलो, इफ CARO इज एप्लीकेबल टू द कंपनी, CARO इज आल्सो एप्लीकेबल टू द ब्रांच ऑडिटर। आई होप आई एम वेरी क्लियर इन दिस पॉइंट। यस सर, ओके। खुद को यस करता रहता हूं, ऐसे स्टूडियो का जमाना आ चुका है आजकल, तो कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन लगेगा। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। देयर आर 16 क्लॉजेस अंडर CARO, एज यू सी ओवर हियर, ऑल ऑफ these 16 क्लॉजेस ये आपको क्लियरली सेग्रीगेट करके दे दिए हैं। अब इफ यू आर इंटर सीए स्टूडेंट, तो आपका फोकस सिर्फ इतना होना चाहिए कि हर एक क्लॉज के अंदर बेसिकली क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, यस। अगर आप फाइनल सीए के स्टूडेंट हो, तो आपको कंटिन्यूसली सोचना है कि ये क्लॉज के अंदर अगर मुझे रिपोर्ट करना है,
तो इसके लिए मैं कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करूंगा, कौन सी प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा? मोस्टली कॉमन सेंस से ये हो जाता है, बट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैंने कुछ आफ्टर दिस स्टेटमेंट कुछ क्वेश्चंस यहां पे जॉट डाउन किए जो मॉड्यूल ने भी पूछे हैं। अंडरस्टूड? सम क्वेश्चंस आई हैव जॉटेड डाउन ओवर हियर जो मॉड्यूल ने भी पूछे, तो इट विल गिव यू अ गुड फेयर बिट ऑफ आइडिया अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। इंटरेस्ट ये लेवल पे कौन से क्वेश्चन होते हैं कारो के, वो भी मैं आपको यहां पे सैंपल दिखा दूंगा कि कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस नॉर्मली होते हैं। ऑलराइट, सो नेचुरली जो इंटरसे पे पूछा जाता है वो फाइनल पे पूछा जा सकता है, पर जो एक्सक्लूसिवली कुछ चीजें फाइनल पे पूछी जाती है वो नॉर्मली इंटरसे पे नहीं आती है। सो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना जरा वीडियो। इंटरसे के स्टूडेंट्स भी पूरा वीडियो अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, पर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। लुक एट दिस क्लॉज 1 फिक्स्ड असेट्स। सी बेटा, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है जिसके ऊपर आपको जवाब देना है। ये जो रिपोर्ट होगा ऑडिट रिपोर्ट के पीछे एज एन एनेक्सर अटैच होगा। इतना क्लियर है? ओके। सो ये जो पूरा रिपोर्टिंग स्टेटमेंट का लैंग्वेज है वो वेदर 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 करके शुरू होता है, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। जब आप लिखोगे तो एज इफ उसका आंसर लिख रहे हो इस तरीके से लिखना है। इसके पहले कि मैं ये डिस्कशन स्टार्ट करूं, कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूं। मैंने ये क्लॉज नंबर आपको याद रहे इसलिए सब 1 2 3 ऐसे लिखा है, वरना टेक्निकली ये क्लॉज को ऐसे छोटा रोमन में लिखा जाता है इन योर एग्जाम्स। अगर आप बेयर स्टेटमेंट डाउनलोड करोगे, कारो 2016 का बेयर स्टेटमेंट डाउनलोड करोगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में से, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाइड, देन इन दैट केस आपको 4 पैराग्राफ दिखेंगे। वो 4 पैराग्राफ में से थर्ड पैराग्राफ के अंदर आपको दिखेगा स्टेटमेंट ऑफ कारो, आई मीन आपको दिखेगा सॉरी, ये 16 के 16 क्लॉजेस ऑफ कारो 2016 वेयर अंडर द थर्ड पैराग्राफ। एम आई क्लियर विद दिस? यस। सो जब आप बेटा आंसर लिख रहे हो तो थोड़ा एग्जामिनर को भी लगना चाहिए कि बेयर कारो से पढ़ के आए हो। अंडरस्टूड दिस? तो जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो आप आंसर कैसे लिखोगे? व्हेनेवर यू आर राइटिंग एन आंसर तो कुछ ऐसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्लॉज डैश डैश अंडर पैराग्राफ 3 of statement on Caro 2016, according to clause dash dash under paragraph 3 of statement on Caro 2016, auditor needs to report whether, फिर वो जो भी क्लॉज है वो, और उसके बाद फिर केस स्टडी से कनेक्ट करके हम कंक्लूजन दे देंगे। अगर आप ऐसे स्टार्ट करो तो एग्जामिनर को मजा आ जाएगा, फटाफट आपको मार्क्स देना भी स्टार्ट कर देगा। तो 2-3 चीज पता चल रही है यहां पे कि क्लॉज नंबर्स का नंबरिंग कैसे करना है। एंड सर ये क्वेश्चन तो मुझे पूछने मन, सर आर वी सपोज टू बाय हार्ट द क्लॉज रेफरेंसेस? यस, यू नीड टू बाय हार्ट द क्लॉज रेफरेंसेस। अंडरस्टूड दिस? घर का एड्रेस बाय हार्ट है ना, तभी तो पता चलेगा कि आपके घर पे आना कैसे है। तो क्लॉज रेफरेंसेस के बगैर आप कैसे बताओगे कि इस कारो का कौन सा पॉइंट देखना है? सो यस, यू नीड टू बाय हार्ट द क्लॉज रेफरेंसेस। सर इसके लिए कोई कोड वर्ड वगैरह होगा? वो हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट पहले तो कंसेप्ट पे थोड़ा ध्यान दो। तो स्टूडेंट्स ये एक चीज थी। दूसरी चीज, एक बार कारो का स्टेटमेंट एप्लीकेबल हो जाता है कंपनी को, देन ऑडिटर मस्ट कमेंट अपॉन ऑल द 16 क्लॉजेस। नहीं, काफी बार ऐसा हो सकता है कि कुछ क्लॉज एप्लीकेबल ही नहीं है बिकॉज वो सिचुएशन वो कंपनी में है ही नहीं, तो आपको लिखना पड़ेगा दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल। यानी जो क्लॉज सिर्फ एप्लीकेबल है वो ही क्लॉज के ऊपर रिपोर्टिंग करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। लेट अस से 16 में से आपने इस साल 10 ही सिचुएशन आपके सामने आई है और बाकी 6 सिचुएशन नहीं आए, तो 6 पे लिखना पड़ेगा दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल। दूसरा, अगर आपको नेगेटिव कमेंट्स मिले हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स है आपके, कुछ एडवर्स रिमार्क्स है, तो फिर आपको उसके रीजंस देने पड़ेंगे। यू विल हैव टू गिव द रीजंस। एंड बॉस थर्ड, ये सिर्फ एक्सेप्शन बेस्ड रिपोर्टिंग नहीं है। व्हाट इज एक्सेप्शन बेस्ड रिपोर्टिंग? कि अगर कुछ नेगेटिव मिला तो ही रिपोर्ट करो, अगर नेगेटिव नहीं मिला है कुछ तो लिखो कि इसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं थी, वो तो लैंग्वेज जैसे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ नेगेटिव मिला है तो वो
रिमार्क दो, उसके साथ उसके रीजंस दो. थर्ड, इफ एनी ऑफ द क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल तो भी कमेंट लगेगा दैट क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल. इसका मतलब वंस कारो बिकम्स एप्लीकेबल टू द कंपनी, then in that case you need to comment upon all the 16 clauses. I hope that you are clear with these basics. Yes sir. Okay, now look at this. Clause 1 fixed assets के ऊपर. Fixed assets के ऊपर तीन चीज पूछ रहे हैं. एक तो कंपनी ने रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए, फिर कंपनी टाइम टू टाइम फिक्स्ड एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है उसकी ओनरशिप के बारे में. ऑल राइट, सो फिक्स्ड एसेट्स में रियो, रिकॉर्ड्स, इंस्पेक्शन, ओनरशिप, उसके अंदर भी सब क्लॉज ए बी एंड सी है. अगर वो ऐसा ए बी सी याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके, डोंट वरी. नाउ लुक एट दिस. वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग फुल पर्टिकुलर्स. फुल पर्टिकुलर्स का मतलब क्या है बेटा? टाइप ऑफ असेट, कौन सा टाइप ऑफ असेट है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, उसकी क्वांटिटी कहाँ पे है, उसके ऊपर क्या डेप्रिसिएशन लग रहा है, उसका कैरिंग वैल्यू क्या है. फुल पर्टिकुलर्स. फुल मींस ऑल द डिटेल्स अबाउट दैट असेट, यानी कि वो रिकॉर्ड देख के पता चल जाना चाहिए वो असेट के बारे में सब कुछ, इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स. दिया ना क्वांटिटेटिव डिटेल्स, एंड सिचुएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स. यू शुड बी able to find out everything about that assets by looking at that particular record. Next, whether these fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals. बेटा फिक्स्ड असेट्स का भी वेरिफिकेशन मैनेजमेंट को करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए कि जो भी रिकॉर्डेड असेट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और जो एक्चुअल असेट्स ग्राउंड लेवल पे दिख रहे हैं, वेदर दैट इज टैलिंग और नॉट. सिचुएशन क्या है फिक्स्ड असेट्स का, वेयर एंड टेयर कितना हुआ, ऐसा फिजिकल वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए. ये रीजनेबल इंटरवल का मतलब क्या है? देयर इज अ गाइडेंस नोट ऑन कारो 2016 जो इंस्टीट्यूट ने इशू की है. वहां पे बोला है दैट बॉस रीजनेबल इंटरवल का मतलब होगा एटलीस्ट 3 साल में एक बार तो वेरीफाई कर रहे हैं कि नहीं, वंस इन 3 years. बिकॉज बेटा फिक्स्ड असेट्स की बात चल रही है, ये कोई इन्वेंट्री की बात तो नहीं चल रही कि हर साल होगा. सो वो लोग क्या करते हैं, साइकिल में वेरिफिकेशन करते हैं कि आज ये साल 10 ब्रांच के फिक्स्ड असेट्स का इंस्पेक्शन कर लिया, नेक्स्ट ईयर दूसरे 10 ब्रांच के फिक्स्ड असेट्स का इंस्पेक्शन कर लिया, फिर हेड ऑफिस लेवल पे कर लिया. सो एटलीस्ट वंस इन 3 years तो एक पूरा साइकिल घूम जाना चाहिए दैट ऑल द फिक्स्ड असेट्स ऑफ द एंटिटी ऑफ द कंपनी हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड, इंस्पेक्टेड बाय द मैनेजमेंट. एंड अगर ये इंस्पेक्शन करते वक्त कोई डिस्क्रिपेंसीज मिली या कोई दैट मींस कोई डिफरेंसेस मिले तो क्या वो ऑडिटर को बताया गया था एंड क्या वो सही तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट में रेक्टिफाई हुआ था कि नहीं, वेदर इट वाज डिस्क्लोज टू द ऑडिटर, वेदर इट वाज रेक्टिफाइड प्रॉपर्ली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एम आई क्लियर विद दिस? यस सर. सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से ओवर हियर. नेक्स्ट, वेदर द टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके, तो जो भी टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वो कंपनी के नाम पे हैं, हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी और नॉट. अब इफ नॉट तो एक एक का डिटेल दो, यानी कि जिसको वो लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी में दिखा रहे हैं कि ये उनका बेनिफिशियल ओनरशिप है यहां पे, लेकिन टाइटल उनके नाम पे नहीं है, देन इन दैट केस प्लीज गिव द डिटेल्स. होता है ना, लेट अस से अगर कंपनी लीज्ड असेट को अपने नाम पे दिखा रहा है, या लेट अस से कुछ उनके जो फिक्स्ड असेट्स है वो मॉर्गेज किए गए हैं, भले उसमें टाइटल डीड तो कंपनी के नाम पे होगा पर उसके ऊपर एक चार्ज तो है. सो इट इज बेटर दैट ऑडिटर शुड डिस्क्लोज दीज डिटेल्स ओवर देयर. टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वेदर दे आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी और नॉट. नेचुरली इफ यू आर अ फाइनल सीए स्टूडेंट एंड अगर आप गाइडेंस नोट ऑन कारो 2016 को लेके थोड़ा और इसमें डिटेल में जाओ, देन इट इज बेनिफिशियल फॉर यू. वरना इफ यू आर अ फाइनल सीए स्टूडेंट तो आपके जो सैंपल क्वेश्चंस है जो मॉड्यूल के अंदर है वो तो मैं लास्ट में डिस्कस करने वाला हूं. ऑल राइट, नाउ लुक एट दिस. इन्वेंट्री, सेकेंड क्लॉज इन्वेंट्री के ऊपर. अब जैसे फिक्स्ड असेट्स का उनको फिजिकल वेरिफिकेशन या रिकॉर्ड्स की चिंता थी, वैसे इन्वेंट्री में भी थोड़ी बहुत चिंता है. वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल्स. अब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री का रीजनेबल इंटरवल क्या होता है? कम ऑन, इफ आप चाहे इंटर सीए हो या फाइनल सीए हो,
There is one essay called as essay 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। इस ऐसे के अंदर क्लियरली आपको बताया जाता है कि स्टॉक ऑडिट कैसे होता है, ऑडिटर का रोल क्या होता है, मैनेजमेंट का रोल क्या होता है। नॉर्मली ये नियर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होना चाहिए। सो दिस रीजनेबल इंटरवल इज नथिंग बट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, एंड नॉर्मली ये जो वेरिफिकेशन होता है इट हैपेंस नियर द एंड दैट इज एट द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो लुक एट दिस, whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management, क्या कोई material discrepancies या differences मिले, and if so whether they have been properly dealt with in the books of accounts। तो स्टूडेंट्स दोनों लेवल पे, वेदर इट इज इंटर सी और फाइनल सी, दोनों लेवल पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दैट दे विल प्रिंट दिस क्लॉज इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, एंड देन दे विल टेल यू कि एज एन ऑडिटर इसमें प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए आप कौन सी प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। तो फिर आपको ऐसे 501 में जो हमने डिस्कस किया है, ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसीडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, इन दैट केस यू विल हैव टू इन्वेंटरी की प्रोसीजर्स यहां पे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ऑल राइट, यस सर, ओके। नेक्स्ट, लोन्स गिवन बाय द कंपनी टू रिलेटेड पार्टीज और इंटरेस्टेड पार्टीज, ये मोर सो फाइनेंशियल लेवल स्पेसिफिक है, पर इंटर को एटलीस्ट इसका रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए कि है क्या। जो भी रिलेटेड पार्टीज होती है या इंटरेस्टेड पार्टीज होती है एज डिफाइंड बाय कंपनीज एक्ट, सेक्शन 180 ऑनवर्ड्स ये सब डिस्कशन है। मोर सो यू विल सी 185 186 वगैरह, वो पूरा डिस्कशन 188 189। उसका बेटा एक अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कंपनी को कि रिलेटेड पार्टीज इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ कौन से ट्रांजैक्शंस हुए वगैरह। उसमें कंपनी लॉ इज स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड इन, लुक एट दिस, वेदर द कंपनी हैज ग्रांटेड एनी लोन्स सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड टू कंपनीज, फर्म्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और अदर पार्टीज कवर्ड इन द रजिस्टर मेंटेन अंडर सेक्शन 189। यानी कि कंपनी की रिलेटेड पार्टीज या डायरेक्टर्स जहां पे कमर्शियल इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड पार्टीज, इसका डिटेल डिस्कशन इज देयर एट फाइनल सी कंपनी लॉ। सो जो फाइनल सी के स्टूडेंट से वीडियो देख रहे हैं, यू नीड टू रेफर कंपनी लॉ फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन देख लेते कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसमें तीन चीजों का टेंशन है। एक, वो जो भी लोन जो भी लोन दिया गया है, लुक एट दिस, वेदर ग्रांटेड एनी लोन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। कहीं ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस तो नहीं है जो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। लोन गिवन लेट अस से एट 1% इंटरेस्ट पर एनम, कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, कंपनी के शेयर होल्डर्स को नुकसान कर रही है। सो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ग्रांट ऑफ सच लोन्स आर नॉट प्रिजुडिशियल। प्रिजुडिशियल मींस अगेंस्ट द इंटरेस्ट, कॉम्प्रोमाइजिंग द इंटरेस्ट। नेक्स्ट, whether schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated। कुछ रीपेमेंट का, रिकवरी का कुछ प्लान है कि नहीं है। नॉर्मली ऐसी कंपनीज को लोन देने के बाद कंपनी फंड डाइवर्ट करके भूल जाती है एंड रिकवरी नहीं करती। इट्स लाइक एक पॉकेट से पैसा निकाल के दूसरी जगह पे डाइवर्ट कर देना। तो रीपेमेंट कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही है, इंटरेस्ट वगैरह रेगुलरली रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लुक एट दिस, कुछ उसका शेड्यूल बनाया गया कि नहीं बनाया गया, रिकवरी का शेड्यूल क्या होगा। स्टिपुलेटेड मींस प्लान्ड शेड्यूल। नेक्स्ट, और अगर अमाउंट ओवर ड्यू है, अगर ड्यू डेट्स पे पैसे नहीं आ रहे ये रिलेटेड इंटरेस्टेड पार्टीज से, तो कुछ तो बॉस शक हो सकता है यहां पे। स्टेट द टोटल अमाउंट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 days एंड वेदर रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द कंपनी फॉर रिकवरी। रीजनेबल स्टेप्स क्या हो सकते हैं, लीगल नोटिस भेजना, रिमाइंडर्स भेजना, एटलीस्ट रिकवरी के लिए कुछ प्रोसीडिंग्स चालू किए कि नहीं किए, भले लीगली ना हो पर एटलीस्ट रिमाइंडर्स वगैरह भेजना, नोटिस भेजना, नहीं हो रहा है तो फिर केस करना। ये सब रीजनेबल स्टेप्स कुछ रिकवरी के लिए कि नहीं लिए। सो लुक एट दिस 3 पॉइंट्स ओवर हियर फॉर लोन्स टू रिलेटेड इंटरेस्टेड पार्टीज। एक तो उनको टर्म्स का टेंशन है, दूसरा रिकवरी का टेंशन है, एंड दे आर वरीड अबाउट अमाउंट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 days। बिकॉज बैंकिंग लैंग्वेज में आपको पता है एन अमाउंट विच इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 days, नॉर्मली उसे नॉन परफॉर्मिंग असेट कहा जाता है। सो TOR और रॉट, पर ट्रॉ ऐसे याद रखो तो बेटर है, तो आपको सीक्वेंस में याद रहेगा। ऑलराइट, यस सर, ओके। नेक्स्ट,
compliance with section 185, 186, loans given to directors, investments made, or guarantees given to subsidiaries and other related corporates. ये सब फाइनेंशियल लेवल, हार्ड कोर फाइनेंशियल लेवल स्पेसिफिक है. ओवर हियर सेक्शन 185 एंड 186 हार्ड कोर फाइनेंशियल लेवल स्पेसिफिक है ये. एंड फाइनल सीए के स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दैट प्लीज सेक्शन 185 एंड 186 लॉ का थोरो रीडिंग कर लेना एकदम. वैसे तो ये फेवरेट सेक्शंस होते हैं लॉ में, आपको इसकी कंडीशंस एनीवेज बाय हार्ट होती है, बट इसका थोरो रीडिंग कर लेना. तो समझो कि अगर फाइनल से लेवल पे यही क्लॉज को उन्होंने प्रिंट कर दिया क्वेश्चन पेपर पे और बोला कि इसको कैसे रिपोर्ट करना है इसके ऊपर, या आप क्या क्या वेरीफाई करोगे, देन इन दैट केस आपको जो लॉ के सेक्शन है उसको जैसे चेक कर रहे हो तो चेक वेदर करके फिर लॉ का सेक्शन समझा देना है. अंडरस्टूड दिस? यस. ओके, प्लीज बी केयरफुल. इंटर सीए यू कैन इग्नोर दिस. जस्ट कि आपको पता होना चाहिए दैट देयर इज अ सेक्शन, there is a clause in CARO which talks about compliance with section 185 and 186 of Companies Act 2013 and that is clause 4. Okay, next, ये ज्यादा इंटर सी लेवल स्पेसिफिक है पर फाइनल सी में भी इंटर के क्वेश्चन आ सकते हैं, सो प्लीज बी केयरफुल. कंप्लायंस विद पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्टिव्स. अब इंटर सी के कंपनी लॉ में खास करके एक चैप्टर पढ़ाया जाता है पब्लिक डिपॉजिट्स को लेके, कि डिपॉजिट्स अगर कंपनी एक्सेप्ट कर रही है, एक तो कौन सी कंपनीज एक्सेप्ट कर सकती है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, पब्लिक डिपॉजिट वर्ड का मतलब क्या है, अंडरस्टूड दिस, कौन सी चीजों का कंडीशंस फॉलो करना होता है, कंप्लायंस करना होता है. तो इंटर सी लेवल पे जो सेक्शन 73 टू 76 ऑफ कंपनीज एक्ट पढ़ाया जाता है वो पूरा बाय हार्ट होना चाहिए इंटर सीए के स्टूडेंट्स को भी एंड फाइनल सीए स्टूडेंट्स को भी, बिकॉज इट इज पॉसिबल कि अगर कोई डिफिकल्ट पेपर आता है जो नेचुरली जुलाई 21 के बाद एवरीवन हैज अंडरस्टूड, स्पेशली जनवरी 21 एंड जुलाई 21 के बाद, कि अगर कोई डिफिकल्ट पेपर आता है देन इन दैट केस वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि क्लॉज की लैंग्वेज को क्वेश्चन में प्रिंट करे और आपसे सेक्शंस का नॉलेज पूछे. सो प्लीज डोंट इग्नोर दिस. अभी से बता रहा हूं कि कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है. ऑफ कोर्स अभी ऑडिट सब्जेक्ट तो ऐसा है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, इन दैट केस में हर एक सब्जेक्ट को यहां पे ओपन अप करके नहीं बैठ सकता, तो आप जो दूसरे सब्जेक्ट्स में सीखते हो उसका एग्जैक्ट रेफरेंस दे सकता हो कि कहां से आ सकता है. तो सेक्शन 73 टू 76 बेसिकली एक कंप्लायंस क्लॉज है. क्लॉज 4 क्लॉज 5 दोनों कंप्लायंस क्लॉज है. तो वो आपको सिर्फ ये नहीं पूछते कि इसका मीनिंग क्या, वो लोग पूरा सेक्शन कंप्लाई हुआ है कि नहीं पूरा पूछ रहे हैं. तो थोड़ा आपको लॉ का नॉलेज होना चाहिए वहां पे. देखो ना, पूरा कंप्लायंस क्लॉज है. सेक्शन 73 टू 76 फॉलो हुआ है कि नहीं, आरबीआई के डायरेक्टिव्स फॉलो हुए कि नहीं, कुछ कॉन्ट्रावेंशंस वायलेशंस है तो लिख दो. कंपनी लॉ बोर्ड, एनसीएलटी, आरबीआई या कोई भी ट्रिब्यूनल ने कोई भी ऑर्डर पास किया रहेगा तो वो कंप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है तो थोड़ा डिटेल के साथ लिख दो. दैट इज द पॉइंट. क्लॉज 6 तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है. कॉस्ट रिकॉर्ड्स, सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में क्लियर रिक्वायरमेंट्स है, रेगुलेटेड सेक्टर हो या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की कंपनी, इन दैट केस अगर आपका टर्नओवर फ्रॉम ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इफ इट इज 35 करोड़ और मोर एज पर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इन दैट केस you need to maintain cost records. इसमें से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटिटीज which are registered under MSME Development Act are exempt from maintenance of cost records. तो वो वाला नॉलेज जो यहाँ पे पूछ सकते हैं, whether maintenance of cost records as specified by the central government is there, is it applicable, and whether such accounts and records have been so made and maintained. यहां पे एक छोटा सा टेक्निकल क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि यार कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट तो कॉस्ट अकाउंटेंट करता है, एंड अगर हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो एनीवेज हम कॉस्ट ऑडिटर तो बन भी नहीं सकते. देन इन दैट केस मैं कैसे चेक करूंगा कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स एक्यूरेटली मेंटेन हुए कि नहीं हुए? आपको कौन बोल रहा है वो चेक करने के लिए? लैंग्वेज पढ़ो क्लॉज का. Whether maintenance of cost records has been specified by central government under section 148 subsection 1, तो क्या पहले तो ये applicable है कंपनी को? And if yes, तो whether such accounts and records have been so made and maintained, we need to comment upon maintenance, यानी उन्होंने रखे है कि नहीं रखे है भाई, and not audit the cost records.
Don't expect me to conduct an audit of cost records over here. All right? Yes, sir. Next, क्लॉज 7. क्लॉज 7 को अगर आप देखोगे दोस्तों, तो मैंने क्लॉज 7 को A एंड B ऐसा बांट दिया है, बिकॉज इसके बारे में आपको एक चीज समझना जरूरी है. एवरीवन ओवर हियर, क्लॉज 7 खाली जगह मेरा थोड़ा वर्किंग कर रहा हूं, डील्स विथ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, यानी टैक्स, ड्यूटीज एक्सेट्रा, स्टैट्यूटरी ड्यूज. ओके, अब क्लॉज 7 को दो चीजों की चिंता है. एक तो ये पे हुआ है कि नहीं पे हुआ है. अगर ये पे नहीं हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ, वाई इट इज नॉट पेड. नॉर्मली इसका रीजन ये होता है कि कंपनी ने कुछ लीगल डिस्प्यूट फाइल किया हुआ है, तो लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, कुछ डिमांड नोटिस आया था या शो कॉज नोटिस आया था, कंपनी अग्री नहीं कर रहा है, तो टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं. सो व्हाई इट इज नॉट पेड. एक तो लीगल डिस्प्यूट है, तो क्लॉज चाहता है कि हम उसकी डिटेल्स लिख दें. अगर देर इज नो लीगल डिस्प्यूट, ओ हो, मतलब अनडिस्प्यूटेड ड्यूज है. अनडिस्प्यूटेड ड्यूज अगर अनपेड है, इसका मतलब टेक्निकली वो कंपनी की लायबिलिटी हो गई. उसको अब हम बोलेंगे इंग्लिश में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में, आउटस्टैंडिंग ड्यूज. अंडरस्टूड दिस? यस. ओके, सो इफ this is outstanding for more than 6 months as on the balance sheet date, यानी आप देखोगे 31 मार्च को क्या सिचुएशन थी इसकी. जो बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च, उस वक्त क्या सिचुएशन थी, क्या वो 6 महीने से ऊपर पेंडिंग था, यानी 6 महीने से ऊपर ओवरड्यू था. देन इन दैट केस मेंशन द डिटेल्स. ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया. अब जरा क्लॉज का लैंग्वेज देखते हैं, एक दो कंट्रोवर्सी भी हो सकती है वहां पे. एवरीवन ओवर हियर, क्लॉज 7A is talking about undisputed statutory dues. Clause 7B is talking about disputed dues. 7A, whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues. What is regular? ड्यू डेट पे हो रहे कि नहीं हो रहे. लेटेस्ट से बीच पूरे साल में, पूरा साल एंड होते होते उन्होंने सब कुछ पे कर दिया, पर जो भी बीच बीच में ड्यू डेट्स आई थी वो सबके बाद उन्होंने लेट पेमेंट के साथ किया, तो फिर आपको डिटेल्स लिखना पड़ेगा. रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, यानी कि अगर वो इरेगुलर है तो भी आपको डिटेल्स देना पड़ेगा. सबका डिटेल्स लिखेंगे. ओ, यही तो क्वेश्चन था ये क्लॉज का फर्स्ट लाइन पढ़ के, कि अगर इरेगुलर है तो सबका डिटेल्स लिखेंगे, यानी कि अगर मैटर सुलझ भी गया है बैलेंस शीट डेट पे तो भी डिटेल्स लिखते बैठना है. इसलिए फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया, जरा ध्यान से. तो एक तो उनको रेगुलरिटी का टेंशन है, सेकंड उनको डिटेल्स कौन सी ड्यूज के चाहिए, जो आउटस्टैंडिंग हो, बिकॉज जो पे हो चुका है उसका हर एक का डिटेल नहीं चाहिए उनको. तो समझो बीच बीच में अगर लेट पेमेंट हुए तो हम लोग कमेंट कर देंगे कि देयर वर सम लेट पेमेंट्स, दैट्स इट. डिटेल्स किसका चाहिए उनको, मतलब एक एक ड्यूज आइडेंटिफाई करके कितना अमाउंट है उसका डिटेल्स किसका चाहिए. लुक एट दिस, वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज. इसके बाद बेटा ये देखो, सर ये कैंसिल क्यों किया आपने. अरे बेटा अलग अलग स्टैट्यूटरी ड्यूज के नाम लिखे हैं इसमें, आप टैक्स, ड्यूटीज और 2-3 टैक्सेस के जो नाम याद आता है उसके बाद एक्सेट्रा लिख दोगे तो चलेगा, बिकॉज वर्ड टू वर्ड शायद आपको सब कुछ याद ना रहे. पर यहां से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए लैंग्वेज में. तो अगर कंपनी रेगुलर नहीं है, एंड इफ नॉट, the extent of arrears of outstanding statutory dues, arrears of outstanding statutory dues, अटके हुए कितने हैं पैसे, as on the last day of the financial year concerned for a period of more than 6 months from the date they became payable shall be indicated. All right, दो controversies एक तो यहां पे. एक, let us say that आप financial year, let us say 1920 का ऑडिट कर रहे हो, एंड जस्ट फॉर एग्जाम्पल 25 सितंबर को कोई तो टैक्स या ड्यूटी का ड्यू डेट था. ओके,
एंड 31 मार्च 2020 को ये आउटस्टैंडिंग था। तो अगर आप देखोगे तो मोर देन 6 मंथ्स हो गया, मोर देन 6 मंथ्स हो गया। यस सर, ऑल राइट। फिर 10 अप्रैल को इसको पे कर दिया। अब आप ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हो 10 मई को, तो जिस दिन आप ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हो तो पे हो चुका है, दिस हैज बीन पेड। पर 31 मार्च को जो इसकी पोजीशन थी, इट वॉज in arrears, it was overdue for more than 6 months. Yes, look at this. Extent of the arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial concern for a period of more than 6 months from the date they became payable. So आप आपकी रिपोर्ट में इसकी डिटेल्स लिखोगे कि नहीं लिखोगे? Of course we will write it because they want us to check the position as on the last day of the financial year concerned. हाँ, फिर रिपोर्ट में ये भी लिख देंगे कि बाद में 10 अप्रैल को ही पे हो गया था, बिकॉज कारों में हमसे एक्सपेक्टेड है कि हम सारे फैक्ट्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करें। अंडरस्टूड दिस? बट डिटेल्स तो जाएगा, डिटेल्स तो जाएगा, मतलब इसको पेड की कैटेगरी में हम नहीं मानेंगे। फिर लास्ट में एक नोट लिख देंगे और उसके नीचे कि भाई ये 10 अप्रैल को पे हो गया था, बट डिटेल्स तो जाएगा। यस सर। एक ये चीज, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंटर सीए, फाइनल सीए दोनों लेवल पे आ सकता है। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो फाइनल सीए पे ज्यादा एक्सपेक्टेड है, अब जो बताऊंगा। इंटर सीए पे मे और मे नॉट बी, इफ इट इज अ डिफिकल्ट पेपर दे कैन पुट इट। लेट अस से दैट ये जो ड्यू है, ये जो टैक्स या ड्यूटी जो भी है, 25 सितंबर को इसका ड्यू डेट था, लेकिन इसका जो नोटिस आ गया था कंपनी को वो आ गया था 10 सितंबर को। 10 सितंबर को नोटिस आ गया था और बोला कि 25 तक इसको पे कर दो। अंडरस्टूड दिस? चलो और थोड़ा स्पाइस अप करते हैं। 25 की जगह पे मैं लिखता हूं, थोड़ा स्पाइस मजा आएगा, 10 अक्टूबर। लेट अस ऐसा बोल दिया था कि 10 अक्टूबर को आपको पे कर देना है। तो 10 सितंबर को नोटिस आया, बोला 10 अक्टूबर को पे कर देना है। तो एक्चुअली ये अकाउंटिंग लैंग्वेज में पेबल कब से हुआ? पेबल, पेबल 10 सितंबर को उन्होंने डिमांड तो जनरेट कर दिया आपके ऊपर, तो तब से लायबिलिटी तो आ गया था आपके ऊपर, पेबल तो हुआ। एंड 10 अक्टूबर तक आपको ड्यू डेट दिया था। 10 अक्टूबर को तो लास्ट डे था पेमेंट करने का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो फिर आप क्या करोगे बॉस? ओवर हियर आप लेट अस से 31 मार्च तक ये पे नहीं हुआ है, तो आप 10 सितंबर से गिनना चालू करोगे तो मोर देन 6 मंथ्स हो जाएगा। आप 10 अक्टूबर से गिनना चालू करोगे तो लेस देन 6 मंथ्स हो जाएगा। समझ में आ रही हो नहीं आ रही हो? आ रही हो सर? सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू ओवर हियर? Will you take the date of the date? Will you take the day when the demand was generated, or will you take the date, which was the last day of the payment, the deadline date, the due date? So what are you going to do over there? Students, due date is more prudent. Due date is more prudent. Because वो जानना चाहते हैं कि कितना पैसा अटका हुआ है, arrears, all right. बट नेचुरली ये इंस्टीट्यूट ने आपके जजमेंट पे छोड़ दिया है। एंड जब मैं गाइडेंस नोट बोलता हूं कि इंस्टीट्यूट ने ये सब चीजें गाइडेंस नोट में डिस्कस की है, और गाइडेंस नोट नेचुरली उसमें एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं जहां पे कुछ ऑडिटर्स ऐसा स्टैंड ले कि 10 सितंबर से करना है। बट यस, इफ यू वांट टू राइट इट इन एन आंसर, ड्यू डेट इज मोर प्रूडेंट। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर। ओके, बस ये कुछ चीजें डिस्कस करनी थी। इंटर सीए पे ये वाला क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, पर उसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया 31 मार्च 10 अप्रैल को पे किया, दैट इज देयर, कि सबको ये पता होना जरूरी है दैट एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंसर्न्ड, दैट डे बिकम्स द डे व्हेन यू हैव टू चेक द पोजीशन, ऑलराइट, एंड नॉट ऑन द डेट व्हेन यू आर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट, डिस्प्यूटेड ड्यूज। डिस्प्यूटेड यानी कि लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, तो फिर उसका तो डिटेल्स ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज वो अरियर्स थोड़ी है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट थोड़ी है, लीगल डिस्प्यूट चल रहा है। So whether the dues of ये ठीक है and the amounts involved in the forum where dispute is pending, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है एंड कहां पे डिस्प्यूट पेंडिंग है, ये आप मेंशन कर दीजिए। फिर ये जो लिखा है ये लाइन मस्त है। कंपनी ने लेटर से कि कोई टैक्स का डिमांड नोटिस आया और कंपनी ने उसको थोड़ा डिस्प्यूट किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेटर लिख दिया कि ये नोटिस आपने गलत भेजा है, आपके कैलकुलेशंस गलत है।
पर कंपनी ने अभी तक कोर्ट का दरवाजा या जो भी असेसमेंट प्रोसीजर है इनकम टैक्स के, जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकते हैं, वो अभी तक कंपनी ने शुरू नहीं किए, सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक लेटर लिख के दे दिया है. That is not a dispute. The dispute has to be a proper registered dispute under the act. It has to be a legal dispute as per the assessment procedures prescribed by the law. It cannot be just that you are just writing a letter to the concerned regulatory authority and you are saying that, oh my God, there is a dispute, there is a dispute. There is no dispute over here, bro. Look at this. A mere representation, सिर्फ एक लेटर लिख के दे दिया, to the concerned department shall not be treated as a dispute. इसलिए मैं जब लिखता हूं और बोलता हूं तो हमेशा लीगल डिस्प्यूट ऐसे वर्ड यूज करता हूं. सो क्लॉज 7 इज वन ऑफ देयर फेवरेट. अब फाइनेंशियल लेवल पे एक कमेंट देना जरूरी है, जो मैंने एनीवेज ऐसे 250 में तो पढ़ाया हुआ है, पर आपको भी बताना जरूरी है फाइनेंशियल स्टूडेंट्स. ये क्लॉज के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो दो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में ध्यान देना. एक तो ऐसे 250 में कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, वहां पे ये टैक्सेशन लॉ में आपको क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है वो भी है, तो ऐसे 250 का रेफरेंस आना चाहिए ऐसे आंसर में. एंड सेकंड, अब जो बोलने वाला हूं इंपॉर्टेंट फॉर बोथ इंटर सीए एज वेल एज फाइनल सीए स्टूडेंट्स. सेकंड, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 चेक करो कंपनीज एक्ट का. उसमें ड्यूटी टू रिपोर्ट अपॉन सर्टेन मैटर्स है. उसमें क्लॉज जे देखो, उसके अंदर फर्स्ट मैटर देखो, इम्पैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, इसका डिस्क्लोजर देना है. तो अगर ऐसे लिटिगेशन पेंडिंग है तो उसका इंपैक्ट क्या आता है ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, उसका डिस्क्लोजर देना है. तो ये कनेक्टेड डिस्कशंस है जो पता होने चाहिए. इफ यू आर इंटर सीए स्टूडेंट तो आपको ये पता होना चाहिए. क्लॉज 7 के साथ साथ सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज जे, उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है दैट पॉइंट, अगर आप फाइनल सीए हो तो क्लॉज 7 के साथ साथ ऐसे 250 एंड प्लस दिस रेफरेंस ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 3. ऑलराइट एवरीवन ओवर हियर, ये क्लॉज 7 तक पहुंचे हम लोग. क्लॉज 8 काफी सिंपल है. डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ ड्यूज. वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड in repayment of loans or borrowings to a financial institution, bank, government or dues to debenture holders. एक मिनट, मतलब अगर कंपनी ने एक्स पर्सन से पैसा लिया और एक्स पर्सन को रीपे नहीं कर पाया तो उसकी बात नहीं चल रही. यहां पे कोई भी एक्स पर्सन की बात नहीं चल रही. दे आर वेरी स्पेसिफिक कि अगर वो एक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, गवर्नमेंट है या डिबेंचर होल्डर है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, गवर्नमेंट, डिबेंचर होल्डर्स, दे आर वरीड ओनली अबाउट दीज 4 पार्टीज कि इनको रीपेमेंट में कुछ डिफॉल्ट हुए है क्या. अगर हुए हैं तो कितना अमाउंट, कितना पीरियड से डिफॉल्ट हुआ, क्या अमाउंट था डिफॉल्ट का, वो सब आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. और आपको बैंक, एफआई, गवर्नमेंट, लेंडर वाइज पूरा डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा. अंडरस्टूड. इसको इतना अमाउंट नहीं गया, इसको इतना अमाउंट नहीं गया, इसको इतना अमाउंट नहीं गया, इसको इतना अमाउंट नहीं गया. So please be specific that talking about default in repayment of loans or borrowings to a financial institution, bank, government or dues to debenture holders. ऑडिटर अगर अपने जजमेंट बेसिस पे दूसरे लेंडर से पैसा लिया है और अगर नहीं रीपे किया है और अगर लिखना चाहे तो लिख सकता है, बट दे आर वरीड अबाउट एफबीजीडी ओवर हियर. बी केयरफुल ओवर दिस. क्लॉज 9 एंड क्लॉज 14 को एक साथ पढ़ना चाहिए. क्लॉज 9 एंड क्लॉज 14 दोनों को टेंशन है कि जो भी पैसा आपने उठाया इन द नेम ऑफ लोन, इन द नेम ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, इन द नेम ऑफ आईपीओ, एफपीओ, जो भी पैसा आपने मार्केट से उठाया, चाहे इक्विटी से उठाया, डेट से उठाया, तो वो आपने जो भी पर्पस के लिए उठाया था, वेदर वॉट एवर उठाया मीन्स वॉट एवर फंड्स यू हैव रेज्ड, whether you have utilized it for that specified purpose or not. दोनों क्लॉज को यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का टेंशन है. तो बेटा अब आपका नॉलेज यहां पे टेस्ट होगा कि आपको दोनों क्लॉज में कौन से फंड्स रेस हुए हैं उसका नॉलेज है कि नहीं. बिकॉज क्लॉज 9 इज रिलेटेड, क्लॉज 9 इज वरीड मोर अबाउट व्हेन फंड्स आर रेस्ड फ्रॉम द पब्लिक, आईपीओ, एफपीओ, इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी शेयर्स, सिक्योरिटीज, दोनों का आईपीओ, एफपीओ. Term loans, were applied. Term loans raised from banks, financial institution, were applied for the purpose for which those are raised. बेटा अभी थोड़ा 1 मिनट यहां पे शांत रहना पड़ेगा. तो अगर बैंक से पैसा उठाया
एंड अगर टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट्स रीपे नहीं किए, बैंक से पैसा उठाया, टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट्स रीपे नहीं किए, प्लस जो पैसा उठाया था वो जो प्रोजेक्ट के लिए दैट फंड वाज रेज्ड, इट वाज नॉट अप्लाइड टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो जो टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट रीपे नहीं हुए हैं और जो डिफॉल्ट हुआ है वो आप क्लॉज 8 में रिपोर्ट करो। लेकिन जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा लिया था और वो रीपे नहीं कर पाए, वो आप क्लॉज ना वो स्पेसिफिक पर्पस में अप्लाई नहीं कर पाए, वो आप क्लॉज 9 में रिपोर्ट करो। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एंश्योर दैट यू गो स्लो अ लिटिल बिट ओवर हियर। बेटा अगर डिबेंचर होल्डर से पैसा रेज किया है एंड डिबेंचर होल्डर को पेमेंट नहीं गए, डिफॉल्ट हो गया है, देन इन दैट केस आप क्लॉज 8 में रिपोर्ट करो। पर डिबेंचर होल्डर को, जो डिबेंचर होल्डर से जो पैसा लिया वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए अप्लाई नहीं किया, देन यू रिपोर्ट इट इन क्लॉज 9। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो सर? यस सर। समझो कि कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स से उनसे कुछ प्राइवेटली फंड्स उठाए हैं, पब्लिक इशू नहीं किया था, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, एंड यू डिड नॉट अप्लाई इट फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस। तो ना क्लॉज 8, ना क्लॉज 9, come to clause 14. Whether the company has made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. So private placement, preferential allotment under review, and if so, as to whether requirement of section 42, तो ये कंपनीज एक्ट से उसका कंप्लायंस पार्ट पढ़ लेना। जो भी अमाउंट रेज हुआ है, whether it has been applied for the specified purpose or not. अगर नहीं तो प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व एंड नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस। ओ यस सर। सो मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है दैट क्लॉज 8, 9 एंड 10, नो सॉरी, क्लॉज 8, 9 एंड 14, ये आप रीड दिस टुगेदर। Read this together. I hope you are clear with this. Yes, sir. Look at this. Clause 9. जरा देखो तो अभी clause 9. Whether money is raised by way of IPO, FPO, term loans, okay, IPO, FPO of shares, debentures, bonds, whatever it is, were applied for the purposes for which those are raised. But if these funds have been raised from private placement or preferential allotment, that means not by public offers, then in that case, if the funds are not applied for the specified purpose, you will go to clause 14. If there is a default in repayment to the bank, to the government, to the debenture holders, to the financial institution, then you will go to clause 8. I hope that you are through with this. 2-3 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि अगर या मेरे से कुछ फंबल हुआ या आपको समझ में नहीं आया तो 2-3 बार रिपीट करने पे एटलीस्ट एक आपका बेस क्लियर हो जाता है। ओके, क्लॉज 10, फ्रॉड रिपोर्टिंग। व्हाट इज दिस? क्लॉज 10, फ्रॉड रिपोर्टिंग। Extremely important, most frequently asked. बेटा जब भी मैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 पढ़ाता हूं, रिपोर्टिंग फ्रॉड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहां पे बच्चे मुझे हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि सर 1 करोड़ के नीचे का जो फ्रॉड है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं जा रहा है, वो तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी तक जा रहा है, तो सर ये तो गलत हो रहा है। तो मैं उनको बार बार बताता हूं कि बेटा सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड टू सेंट्रल गवर्नमेंट टॉक्स अबाउट कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सा फ्रॉड रिपोर्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट नहीं कर सकते, करेक्ट? तो 1 करोड़ के नीचे का भी फ्रॉड हो या 1 करोड़ के ऊपर का भी फ्रॉड हो, ये सब आप क्लॉज 10 तो दिया ही है आपको रिपोर्ट करने के लिए। लुक एट दिस, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, बिकॉज ये आपके ऑडिट रिपोर्ट के पीछे जाता है ना, whether any fraud by the company यानी कंपनी ने किसी के अगेंस्ट फ्रॉड किया, और any fraud on the कंपनी के ऊपर किसी ने फ्रॉड किया, by its officers or employees has been noticed or reported during the year. बेटा समझो, अगर फ्रॉड बाय द कंपनी या एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी सिर्फ इतना होता, फिर यहां पे डायरेक्ट आ जाता है हैज बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर। और समझो ये वाला लाइन नहीं होता, ये वाला फ्रेज नहीं होता, तो मैं सिंपली क्या बोलता पता है? कंपनी ने फ्रॉड किया हो या कंपनी के अगेंस्ट किसी ने भी फ्रॉड किया हो, पूरे साल में या तो आपने उसको नोटिस किया या तो रिपोर्ट हुआ है या तो कोई और ऑडिटर ने नोटिस या रिपोर्ट किया पर आपको बताया गया है,
तो आप यहां पे उसे लिख दीजिए, बट ऐसा लाइन मैं नहीं बोल सकता। तो इसमें क्या बोल सकता हूं उसके लिए फर्स्ट आई नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज नॉट कवर्ड इन दिस। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर कोई वेंडर ने कंपनी के अगेंस्ट फ्रॉड किया है, कोई वेंडर ने, कोई सप्लायर ने कंपनी के अगेंस्ट फ्रॉड किया है, जिसमें ना कोई एम्प्लॉय इन्वॉल्व है ना कोई ऑफिसर इन्वॉल्व है, सो इट इज अ फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय अ थर्ड पार्टी। फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय अ थर्ड पार्टी, exclusively committed by third party, none of the employees or officers are involved। तो वो कहीं पे भी नहीं आ रहा है, देख लो। any fraud by the company or any fraud on the company by its officers or employees, और ये पूछा था फाइनल सीए में, पूछा था ये क्वेश्चन। सो नाउ लिसन टू मी केयरफुली। अगर ऐसा आता है आपको कि फ्रॉड हैज बीन कमिटेड बाय थर्ड पार्टी अगेंस्ट द कंपनी, देन इन दैट केस आपको थोड़ा इफ देन स्टाइल में लिखना पड़ेगा कि इफ एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स आर इन्वॉल्व देन रिपोर्ट इट अंडर क्लॉज 10 ऑफ कारो 2016। इफ एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स आर not involved, and if it is committed exclusively by third party, then we need not report it over here, because उसका लॉजिक ये है कि अगर एक्सक्लूसिवली कोई थर्ड पार्टी ने किया है जिसमें एम्प्लॉयज ऑफिसर्स इन्वॉल्व नहीं है, और कंपनी को अगर ये चीज पता चल चुकी है, जो नॉर्मली आपको पता चली तो कंपनी को पता चली गई, तो वो खुद थर्ड पार्टी से रिकवर करने की प्रोएक्टिवली ट्राई करेगा। ऐसे कौन से फ्रॉड है जो सामने से बाहर नहीं आते हैं, या कंपनी ने किसी के अगेंस्ट फ्रॉड किया, कंपनी ने कस्टमर के अगेंस्ट फ्रॉड किया, या लेट अस से कंपनी ने फ्रॉड किया किसी के भी अगेंस्ट, वो तो कवर्ड है, तो कंपनी के ऊपर एम्प्लॉयज ऑफिसर्स ने फ्रॉड किया। ऐसे फ्रॉड नॉर्मली कंपनी बाहर डिस्क्लोज नहीं करती, तो वैसे फ्रॉड के ऊपर आपका ज्यादा फोकस करवा रहे हैं। सो लुक एट दिस, वेदर एनी फ्रॉड, अब ध्यान से, बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी by its officers or employees has been noticed or reported during the year। noticed or reported by whom? let us say मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं, और लेट अस से कोई दूसरा इंटरनल ऑडिटर है, या कॉस्ट ऑडिटर है, या सेक्रेटरियल ऑडिटर है कंपनी का, उन्होंने फ्रॉड नोटिस किया, रिपोर्ट किया, मैंने उसको नोटिस नहीं किया है, पर उनकी रिपोर्ट पढ़ के पता चला कि फ्रॉड था, तो क्या मैं यहां पे लिखूंगा यस यस यस? नो। सो लुक एट दिस, हैज बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर बाय द ऑडिटर और बाय एनी अदर पर्सन। उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहां पे, वेदर यू हैव नोटिस्ड इट और नॉट। तो या तो आपने नोटिस किया, या तो रिपोर्ट हुआ है फ्रॉड, किसी और ने नोटिस करके रिपोर्ट किया है, तो आप यहां पे लिख दीजिए। अमाउंट इन्वॉल्व क्या होना चाहिए, 1 करोड़ वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ यस द नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व इज टू बी इंडिकेटेड, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत मटेरियलिटी हम कंसीडर करेंगे, तो अगर एकदम इमटेरियल अमाउंट के फ्रॉड है तो हम लिख देंगे देयर वर सम फ्रॉड्स बट ऑफ इमटेरियल अमाउंट्स। या तो अगर आपको अमाउंट के साथ लिखना है तो पूरा अमाउंट के साथ लिख दो, जो मटेरियल है तो आपको अमाउंट इन्वॉल्व लिखना ही पड़ेगा। इसलिए सेफ रहने के लिए अगर आपको फ्रॉड मिले हैं तो अमाउंट इन्वॉल्व के साथ लिख ही दो। Am I clear with this? Yes, sir. Okay. So be careful about the discussions that I've done. Naturally, ये clause 10 का clause 10, इसका क्रॉस नहीं किया, clause 10 ऐसे लिखा, मैं बोला ना वो छोटा रोमन लिखना है। तो clause 10 का रेफरेंस ऐसे 240 के आंसर्स लिखते वक्त एंड सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 डिस्कस करते वक्त आता है। अब मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं, ऐसे 240 आपको बताता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, आपकी प्रोसीजर्स क्या है। 143.12 सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने के लिए क्या करना है, एंड क्लॉज 10 ऑफ कारो 2016 कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट में जब कारो का स्टेटमेंट जाता है तो व्हाट आर यू गोइंग टू रिपोर्ट। आई होप यू आर थ्रू विद दिस। यस सर। ओके, क्लॉज 11 मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, सेक्शन 197 रेड विद शेड्यूल 5। जो फाइनल सीए के स्टूडेंट्स हैं वो पूरा कंपनी लॉ यहां पे अच्छे से पढ़े। जो इंटर सीए के स्टूडेंट्स हैं आपको कंपनी फाइनल अकाउंट्स में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पूरा चार्ट कराया जाता है कि कितने पैसे किसको दे सकते हैं, कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स तक बांटा जा सकता है। सो दैट चार्ट शुड बी बाय हार्ट ओवर हियर, ऑलराइट। एंड द रिपोर्टिंग लैंग्वेज कि भाई एज पर द लिमिट्स पे हुआ है कि नहीं हुआ है, अप्रूवल्स उसके लिए लिए कि नहीं लिए हैं। If not, state the amount involved and the steps taken by the company for securing refund of the same. In fact, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का सेक्शन अगर डिटेल में पढ़ेंगे फाइनल सीए के स्टूडेंट्स तो उसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी एक मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ चुका है अबाउट द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दैट नीड्स टू बी पेड।
ऑलराइट, सो अगर कारो एप्लीकेबल ना भी हो तो भी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी एक कमेंट आ सकता है जो अपना स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का पैराग्राफ होता है उसके अंदर। ये पर्टिकुलर लाइन मैंने फाइनल से स्टूडेंट्स के लिए बोला। ओके, क्लॉज 12 निधि कंपनी। आई होप निधि कंपनी इज अ टाइप ऑफ कंपनी, वो सबको पता है। एंड क्लॉज 12 निधि कंपनी इज टेक्निकली अगर आप देखो तो इट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बट ये आरबीआई के अंदर रेगुलेटेड नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर रेगुलेटेड है। आई होप एटलीस्ट आपको निधि कंपनी का मीनिंग तो पता होगा कि मेंबर्स से डिपॉजिट्स लेते हैं, नो, जैसे कि मम्मी किटी पार्टी करती है वैसे ये कॉर्पोरेट लेवल पे हो रहा है। सो मेंबर्स से डिपॉजिट्स लेते हैं एंड देन द लोन्स आर गिवन, सो लोन्स आर गिवन टू द मेंबर्स। लुक एट दिस, वेदर द निधि कंपनी हैज कंप्लाइड विथ, तो बेटा कुछ निधि कंपनी रूल्स है, वो रूल्स में कुछ लायबिलिटी रेशियोज है जो इनको कंप्लाई करने हैं, मिनिमम कुछ सॉल्वेंसी रखनी है उन्होंने। लुक एट दिस, तो इंटर से स्टूडेंट भी एक बार देख लो, वेदर निधि कंपनी हैज कंप्लाइड विथ नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट्स, यानी 20 रुपए का अगर डिपॉजिट लेके बैठे हो आप तो 1 रुपया तो आपके पास खुद का होना चाहिए मिनिमम। लुक एट दिस, टू मीट आउट द लायबिलिटी, इतना सॉल्वेंसी तो आपके पास होना चाहिए। एंड वेदर निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स, तो जो भी आपको पैसा आता है उसमें से 10% अमाउंट सीधा सीधा एफडी वगैरह में रख देना है, एंड ये एफडी के ऊपर फिर आप कोई लोन नहीं लोगे। सो लेट अस से अगर 100 रुपीज का डिपॉजिट आ रहा है आपके पास, सो इसमें से 10 रुपीज सीधा सीधा आपको एफडी बना के रख देना है, अनएनकम्बर्ड विदाउट एनी चार्ज, फिर ये एफडी के ऊपर कोई भी चार्ज ऑब्लिगेशन नहीं लेना है। 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स एज पर निधि रूल्स टू मीट आउट द लायबिलिटी। तो बेसिकली ये दो सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट्स है कि 20 रुपए के सामने 1 रुपया खुद का होना चाहिए, एंड जो भी पैसा आ रहा है उसमें से 10% यू हैव टू जस्ट स्ट्रेट अवे पुट इट टू द डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ओके, क्लॉज 13 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, whether all transactions with related parties, जितने भी related party transactions है, whether they are in compliance with section 177 and 188 of Companies Act, दोनों sections फाइनेंशियल लेवल पे है, दोनों में लिखा गया है कि कौन से रेजोल्यूशंस पास करने हैं, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना है वगैरह। बट यस, इंटर सीए को भी ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी है, तो आपको सिर्फ ये सेक्शन रेफरेंस बैड होना चाहिए कि भाई ऐसे सेक्शंस है जो कंप्लाई करवाने हैं। फाइनल से स्टूडेंट्स एज ऑलवेज यू विल रीड दिस सेक्शंस फ्रॉम कंपनी लॉ, एंड सिर्फ सेक्शन का कंप्लायंस नहीं देखना है। यहां पे एक और चीज है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, यानी कि AS 18 फॉर इंटर सीए, इंड AS 24 फॉर फाइनल सीए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो भी डिस्क्लोजर देने चाहिए थे वो डिस्क्लोजर दिए है कि नहीं दिए। ऑलराइट, सो दैट इज द पॉइंट ओवर हियर। तो नेचुरली जब रिलेटेड पार्टी के कोई भी केस स्टडी आए तो भूलना मत बॉस कि एक कारो के अंदर भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। अगर आपको बोला व्हाट आर योर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेटर से उन्होंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर नहीं दिया है, तो एक तो ओपिनियन पे इंपैक्ट आएगा, एंड दूसरा रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी नीड टू आल्सो कमेंट अंडर क्लॉज 13 ऑफ कारो 2016। क्लॉज 15 नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, मैं सिर्फ एक ही चीज हाईलाइट करूंगा, सेक्शन 192 पूरा कंपनी लॉ से अच्छे से पढ़ लो अबाउट सेक्शन 192 नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद द डायरेक्टर्स और हिज इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटर सीए कंप्लीटली रिलैक्स करें यहां पे, खाली ये क्लॉज लैंग्वेज आपको बाइट करना है तो करो, otherwise that is also not required. Inter CA students relax over here. Okay, clause 16 extremely important for final CA, and inter CA students just need to understand one line over here. So whether the company is required to be registered under section 45A of RBI Act 1934, and if so, whether the registration has been obtained. So फाइनल सीए में आपको एक ऑडिट ऑफ एनबीएफसी चैप्टर है जिसमें क्लियरली लिखा है कि एनबीएफसी को कौन से क्राइटेरिया फॉलो करने हैं, और उसके बाद वो एनबीएफसी मानी जाएगी, एंड दे नीड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम आरबीआई। तो बहुत क्लियरली ये फाइनल सीए की बुक में है कि एक कंपनी को एनबीएफसी कब माना जाता है। वो सारे रूल्स में अभी यहां पे नहीं बता रहा हूं बिकॉज ऑडिट ऑफ एनबीएफसी में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दैट। बट यस, अगर कोई कंपनी है जो एनबीएफसी की क्राइटेरिया फॉलो कर चुकी है और वो एनबीएफसी बन चुकी है, फिर भी उन्होंने आरबीआई से रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो यहां पे नेगेटिव कमेंट जाएगा।
तो इंटरेस्ट ये स्टूडेंट्स आपको सिर्फ इतना पता होना जरूरी है कि एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स है एज पर आरबीआई एक्ट 1934 एंड आरबीआई गाइडलाइंस। अगर वो कंपनी एनबीएफसी बन जाती है एज पर द क्राइटेरिया गिवन ओवर देयर एंड फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेती है तो यहां पे नेगेटिव कमेंट आएगा, और अगर रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो फिर यहां पे आ जाएगा कि इट हैज टेकन द रजिस्ट्रेशन। सो स्टूडेंट्स क्लॉज 12 निधि कंपनी एंड क्लॉज 16 एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन, ये दोनों एनबीएफसी के लिए थे। पर निधि कंपनी तो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसे गवर्न करती है, एंड बाकी जो एनबीएफसीज जिनको आरबीआई गवर्न करती है तो वहां से रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं लिया, दैट वाज द पॉइंट ओवर हियर। सो आई एम डन विथ ऑल द 16 clauses of CARO 2016. All right, so everyone over here. So just to remember this, वैसे तो कोड वर्ड्स का मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूं, पर कभी कभी ऐसी चीजों में लग सकते हैं। जस्ट टू रिमेंबर दिस, लुक एट दिस, एक्टिंग करके दिखाता हूं, दैट FIR फाइल हुई है, FIR फाइल हुई है, FIR का नंबर है 185 एंड 186। यस, क्या लिखा है वो FIR में? दैट पब्लिक से डिपॉजिट लेकर उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं हुए, उनके ड्यूज को पे नहीं किया गया, ड्यूज में डिफॉल्ट हुए, उनका पैसा यूज कर लिया, यूटिलाइज देयर फंड्स, और फ्रॉड किया उनके साथ। फिर कंपनी के मैनेजर ने एंड मिस निधि ने बड़ी पार्टी की, प्राइवेटली बहुत पार्टी की, एंड इनको 192 की धारा में, इंडियन पीनल कोड 192 की धारा में रजिस्टर किया जाए, जेल में डाल दिया जाए, गलत किया। सो FIR नंबर 185 एंड 186 में यह कहा गया है दैट पब्लिक से डिपॉजिट लेकर, FIR नंबर 185 186 में कहा गया है दैट पब्लिक से डिपॉजिट लेकर उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए, जो उनके ड्यूज थे उसमें डिफॉल्ट हो गया, जो उनके ड्यूज थे उसमें डिफॉल्ट हो गया, उनके फंड्स को सही तरीके से यूज नहीं किया, गलत तरीके से यूज किया, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फ्रॉड किया कंपनी के मैनेजर ने एंड निधि ने, कंपनी के मैनेजर ने एंड मिस निधि ने जम के पार्टी की, प्राइवेटली इनको 192 इंडियन पीनल कोड में रजिस्टर किया जाए और जेल दी जाए। So that was the best effort that I could take, but we will again come back to concept. तो बॉस, अगर आपका पूरे कारों में कहीं पे भी कोई नेगेटिव रिमार्क है या कहीं पे भी कोई एडवर्स कमेंट है तो प्लीज एक्सप्लेन इट विद रीजंस, मैंने पहले कहा। एंड अगर आपको डेटा नहीं मिला तो फिर बोलो कि बॉस डेटा नहीं मिला। एंड 50 बार बोल रहा हूं, अगेन एंड अगेन आई एम ट्राइंग टू से दिस, कि कारो का जो स्टेटमेंट है इट गोज एज एन एनेक्शर टू द मेन ऑडिट रिपोर्ट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस यहां पे दिख रहे हैं, ये फाइनल सी लेवल क्वेश्चंस हैं। इंटर सी लेवल पे भी देख लेते कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। सो लुक एट दिस, एम लिमिटेड हैज गिवन सर्टेन लोन्स टू रिलेटेड पार्टीज, लोन दिया रिलेटेड पार्टीज को, क्लॉज 3, ओके, एंड हैज आल्सो एक्सेप्टेड सर्टेन डिपॉजिट्स, हैज आल्सो एक्सेप्टेड सर्टेन डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया। सो आर दे टॉकिंग अबाउट क्लॉज 5? As an auditor, how will you include the above items in paragraph 3 of CARO 2016? So look at this, clause 3 का reporting, clause 5 का reporting, बात खत्म. That's it. So they're just going with the reporting points over here of clause 3 and clause 5. इंटर लेवल पे नॉर्मली कारो के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो जो पास्ट पेपर्स वगैरह देखोगे तो उसमें आपको कारो के क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे। ऑलराइट, यस सर, ओके। Now over here, CARO 2016 के कुछ critical questions. Look at this. Question number 1. Even if inter-CA students want to continue looking at this, it is fine. Question number 1. Physical verification of only 30% in value of items of inventory has been conducted by the company. 70% next year होगा। Oh, at least once in a year तो होना चाहिए। Reasonable interval. Clause 2. एटलीस्ट वंस इन ईयर तो होना चाहिए, नहीं चलेगा ये।
ये आंसर्स जो है थोड़ा हिंट स्टाइल में है, जब आप एग्जाम्स लिख रहे हो तो नेचुरली रेलेवेंट क्लॉज एंड सपोर्टिंग केस को भी कनेक्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, भाई यहां पे तो फिर आपको क्लॉज कनेक्ट करना है, बोलना है रीजनेबल इंटरवल वंस इन अ ईयर एटलीस्ट होना चाहिए, एंड देन यू हैव टू फिनिश इट ऑफ। केस स्टडी कनेक्ट करके बोल देना गलत किया मैनेजमेंट ने, इसमें नेगेटिव रिमार्क जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, के लिमिटेड took a term loan from a nationalized bank. K Limited took a term loan from nationalized bank for 200 lakhs, repayable in 5 equal installments of 40 lakhs from 31st March 2016 onwards. It repaid the loans due in 2016 and 17 but defaulted in 18, 19 and 20. As the auditor of K Limited, what is your responsibility assuming that company has sought reschedulement of loan? अगर कंपनी ने रीशेड्यूलमेंट भी सॉर्ट कर लिया, यानी कि डिस्कस कर लिया नेशनलाइज बैंक के साथ, बैंक उसको एक्सटेंड करने वाली क्रेडिट पीरियड, पर डिफॉल्ट तो हुआ है, ये डिफॉल्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। ऑडिटर शाल रिपोर्ट कि बॉस कंपनी हैज डिफॉल्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 120 lakhs एंड इसका जो भी कंसिक्वेशनल इंपैक्ट है वो रिपोर्ट करोगे। रीशेड्यूलमेंट का कोई भी असर नहीं आएगा यहां पे। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, LM Limited had obtained a term loan of 300 lakhs from a bank for the construction of a factory. Since there was a delay in the construction activities, the said funds were temporarily invested in short-term deposits. Oh, said funds were temporarily invested in short-term deposits. 300 लाख का लोन लेके उसने कहीं ऐसी जगह पे यूज किया है जो उसका डिफाइंड पर्पस नहीं था। लुक एट दिस। Auditor should report the fact in his report that pending utilization of the term loan, the funds are temporarily invested for the purpose other than the purpose for which the loan was sanctioned. तो चाहे वो लॉजिकल, एक्चुअली उन्होंने लॉजिकल चीज की कि एक डिपॉजिट में रख दिया ताकि पैसा उनका डूबे ना और थोड़ा इंटरेस्ट भी आता रहे, बट देन उनको वो पैसा विड्रॉ ही तब करना चाहिए था फ्रॉम द बैंक जब फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू हो। सो ये तो है कि भाई अदर पर्पस के लिए यूज हुआ है, so that needs to be reported. Clause 9 utilization of the funds में बैंक से लोन लिया उसको कैसे यूटिलाइज किया उसका डिस्कशन क्लॉज 9 में है। जब हम एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो देखते हैं उसमें देखते हैं बोरिंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जब वो देखते हैं हम तो ये लोग क्या बोल रहे हैं। लुक एट दिस। फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो व्हाट काइंड ऑफ लोन्स नीड टू बी कंसीडर्ड। सिर्फ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स या सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, टोटल बोरिंग्स? तो टोटल बोरिंग्स में क्या क्या आता है? लुक एट दिस। Borrowings from banks or financial institution can be long term or short term. And normally क्या क्या लोन्स लेते हैं, कोई भी जो बिजनेस एक्टिविटी होता है, टर्म लोन्स लेते हैं, बैंक से डिमांड लोन लेते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट, कैश क्रेडिट, ओडी, बिल्स परचेज, डिस्काउंटेड, ये सब टाइप की लोन्स चलती रहती है, बैंक से हम लेते रहते हैं। Outstanding balances of such borrowing should be considered as borrowing outstanding for the purpose of computing the limit of rupees 1 crore. Yes. मतलब टोटल बोरिंग्स मतलब टोटल बोरिंग्स, फिर उसमें से एक्सक्लूड नहीं होगा जो भी बोरिंग्स आपने लिया है बैंक्स के पास से। नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज। व्हाट इज नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज? कि बैंक मुझे एक फैसिलिटी देती है कि अगर मैं कोई भी ट्रांजेक्शन करूं तो उसका गारंटी बैंक देता है। तो गारंटी दिया ना, अभी तक मैंने उससे कोई बोरिंग तो नहीं लिया है बैंक से। To the extent such facilities have devolved and converted into fund based facility, यानी लेटर से मैंने कोई सप्लायर से गुड्स लिए जिसके लिए मेरे बैंक ने गारंटी दी थी, मैंने वो सप्लायर को पे नहीं किया तो बैंक ने वो सप्लायर को पे कर दिया, अब तो कहना है इसे मुझे बैंक को पे करना है, यस सर, तो बोरिंग्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसी जो भी आपने बैंक से गारंटी ली होगी, ऑल दोज गारंटीज अगर उसमें से कोई फंड में कन्वर्ट हो चुकी है यानी लोन में कन्वर्ट हो चुकी है, देन इट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। ओके। The figures of outstanding amount would also include amount of bank guarantees issued by the company, where such guarantees have been invoked and encashed, or where say a letter of credit has devolved on the company. All right. So basically कहीं पे आपने गारंटी लेके वही बैंक गारंटी लेके अगर बैंक से पैसा उठा लिया है, then in that case that will also be considered over here. In case of term loans, interest accrued and due is considered as a borrowing, whereas interest accrued but not due is not considered as borrowing. Interest accrued and due यानी कि जो इंटरेस्ट ऑलरेडी मेरी बोरिंग्स पे चार्ज हो चुका है पर मैंने उसको पे नहीं किया है, दैट ऑल्सो विल बी इंक्लूडेड। whereas interest accrued but not due यानी कि आपको पता है कि पिछले 1 महीने का ये इंटरेस्ट हुआ है बोरिंग पे, लेकिन अभी तक उसका ड्यू डेट नहीं आया, यानी बैंक ने अभी तक आपको चार्ज नहीं किया है, तो फिर वो नहीं आप इंक्लूड करोगे। तो रियल टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेशंस नहीं है। इंटरेस्ट जो बैंक आपको चार्ज कर चुका है पर अभी तक आपने पे नहीं किया, दैट विल बी इंक्लूडेड। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू।
नेक्स्ट, फर्दर इन केस द कंपनी एंजॉयज द फैसिलिटी से कैश क्रेडिट फैसिलिटी जिसका बैलेंस फ्लक्चुएटिंग रहता है, द ऑर्डर वुड अप्लाई टू द कंपनी इन केस ऑन एनी डे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल कंसर्न द अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन दिस फैसिलिटी एक्सीड्स 1 करोड़। जो कैश क्रेडिट फैसिलिटी या जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हैं बैंक से ना, वो अमाउंट फ्लक्चुएटिंग रहता है, कभी उसमें 50 लाख की हो जाती है बोरिंग्स हम ले लेते हैं, कभी उसमें 1.5 करोड़ की ले लेते हैं, कभी 2 लाख की होती है, कभी 10 लाख की, तो वो अमाउंट फ्लक्चुएट होता रहता है बिकॉज मैं अमाउंट विड्रॉ करता हूं, डिपॉजिट करता हूं, विड्रॉ करता हूं, डिपॉजिट करता हूं। तो अगर कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 करोड़ के ऊपर चला गया, देन इन दैट केस कारो विल बिकम एप्लीकेबल। ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए सब देखना है ना आपको, बाकी पब्लिक कंपनी वगैरह है तो इन दैट केस तो आपको पता ही है कारो एप्लीकेबल है। द एग्रीगेट बोरोइंग्स डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नीड टू बी कंसिडर्ड। मैं वही बोल रहा हूं यार, ये लोग इतना लंबा लंबा लिखते हैं, बट फाइनली आप जब कंपनी फाइनल अकाउंट्स बनाते हो उसमें जो टोटल बोरोइंग्स का फिगर होता है जो इंक्लूड करते हो, वो सब तो आपको कंसिडर करना ही करना है। ऑल राइट, क्लॉज 1 में जो हम फिक्स्ड असेट्स के बारे में लिखते हैं, फिक्स्ड असेट्स में टाइटल डीड्स जो हम लिखते हैं, जो क्लॉज 1 में सब क्लॉज सी है कि टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, तो टाइटल डीड्स का मतलब क्या वो लिखा है, ये तो नॉर्मली बच्चों को पता होता है, जो भी रजिस्टर्ड सेल डीड ट्रांसफर डीड वगैरह होता है वो सब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जरा ध्यान से रीड कर लेना बेटा, ये नोट्स आई एम अपलोडिंग, सो प्लीज रीड दिस ना, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक वगैरह में दिख जाएगा वेयर दिस नोट्स आर देयर। क्वेश्चन नंबर 6, शुड ऑडिटर एग्जामिन द कॉस्ट रिकॉर्ड इन डिटेल वाइल रिपोर्टिंग अंडर कारो। मैंने कहा ना आपको एग्जामिन नहीं करना है कॉस्ट रिकॉर्ड इन डिटेल, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि भाई ठीक है उन्होंने मेंटेन किए हुए एटलीस्ट कॉस्ट रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 7, निधि कंपनी के जो रेशियोज है, नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट्स रेशियो 1:20 या 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स जो उनको रखना है, वो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स और कैलकुलेशन कैसे करना है उसका। सो नेचुरली आपके कंपनी लॉ में निधि रूल्स 2014 में कवर होता है, बट मैंने इसका एक आंसर ड्राफ्ट करके आपको दे दिया है, तो आपको जैसे सेक्शन पता हो तो फिर आप ये लिख सकते हो, इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, सो प्लीज गो थ्रू दिस सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट, whether any fraud by the company or any fraud on the company by its officers or employees have been noticed or reported during the year, if yes, nature and amount involved is to be indicated। इसको थोड़ा एक्सपांड करो, तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, वहां पे जो पूरा मैंने थियरी समझा है क्लॉज 10 में, आई होप आपने भी कुछ मार्किंग्स की होगी उसके, आपने उसको ठीक से नोट डाउन किया होगा, वही डिस्कशन यहाँ पे वापस दिए है। ऑलराइट, बट यस दिस यू हैव टू रीड इट एटलीस्ट 2 times। क्वेश्चन नंबर 9, पूरा सेक्शन 192 ऑफ कंपनी लॉ पे। बेटा जो हार्डकोर कंपनी लॉ की चीजें है वो मैं आपको कंपनी लॉ के रेफरेंस दे सकता हूं, पूरा कंपनी लॉ यहां पे ओपन करके नहीं बैठ सकता। सो दैट आपको क्या क्या करना है, उसमें कैसे आंसर लिखना है, दैट आई हैव गिवन इट ओवर हियर। सो आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू रीड दिस एटलीस्ट 2 times 3 times इफ यू आर अ फाइनल सीए स्टूडेंट। वापस बोल रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन का डिटेल रीडिंग इंटर सीए स्टूडेंट को रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, जो कंपनी लॉ के सेक्शंस जो आपको है ही नहीं इंटर सीए पे, वो तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है, खाली ऐसे जो पॉइंट्स है वो आपको रीड करने तो कर सकते हो, वरना इंटर सीए पे तो मैंने जितना डिस्कस किया इट इज मोर देन इनफ। ये क्वेश्चन शुरू होने के पहले जितना डिस्कस किया था इट वाज मोर देन इनफ। सो स्टूडेंट्स, दैट इज द होल डिस्कशन ऑन कारो 2016। I hope that this video is helping you. If there are any doubts, you can always ask those doubts on my app. I'll be more than happy to resolve those doubts. Thank you so much.